अब हम जानेंगे कि जो एडॉप्टर्स की कैटेगरी होती हैं, यानी कि कोई सूचना है, कोई तकनीकी है या कोई नवाचार है, तो उसको अपनाने वालों की कितनी श्रेणी होती हैं। क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति हर सूचना को अलग अलग स्तर पर उपयोग करता है और अलग अलग मात्रा में उपयोग करता है। क्योंकि एडॉप्शन एक मेंटल प्रोसेस है, तो और बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी रहते हैं जो किसी नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन को डिसाइड करते हैं या उसकी रेट ऑफ अडॉप्शन को फिक्स करते हैं कि कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं कि हम इसको क्यों अपनाएं। बहुत से, जैसे कि हम पढ़े थे वैल्यू बिलीफ्स के बारे में और उसके स्टेटस, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एडॉप्टर कैटेगरीज पर चर्चा करते हैं कि एडॉप्टर कैटेगरीज क्या होती है। तो कोई भी सूचना, कोई भी नवाचार, कोई भी इनोवेशन को हर व्यक्ति अडॉप्ट करने का रेट या उसको अंगीकरण करने की दर सबकी अलग अलग होती है। कोई, या इसको सिंपली जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मोबाइल है, कुछ लोगों के पास पैसा है, लेकिन हर आदमी जिसके पास पैसा है ज़रूरी नहीं है कि वो एप्पल का ही मोबाइल चला रहा हो सकता है उसको चलाना ना आए, हो सकता है उसके फंक्शन उसको समझ में ना आए, तो वो सिंपल मोबाइल यूज़ करेगा। और ये भी हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट ही ना हो, जबकि टेक्नोलॉजी तो बहुत शानदार है, एप्पल मोबाइल वर्ल्ड में क्लास है, सब लोग लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी हम यही सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, या किसानों पर सेम फार्मूला उपयोग होता है कि कोई भी जो नई टेक्निक है उसको हर आदमी अपने अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट करता है, क्योंकि सबकी मानसिक प्रक्रिया अलग है। एक्सटेंशन को इसीलिए बिहेवियरल साइंस बोला जाता है क्योंकि इसमें बिहेवियर का स्टडी करते हैं। तो किसी के बिहेवियर को जानना इतना आसान नहीं है, काफ़ी उसके मेथड्स हैं, प्रोसीजर हैं, वो अलग बात है। तो ऐसे ही कोई इनोवेशन है, उसका जो अडॉप्शन होता है वो अलग अलग करते हैं। तो जो ये डिफ्यूज़न, अडॉप्शन और जो इनोवेशन का जो चैप्टर है या जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बहुत अच्छे राइटर्स थे, या साइंटिस्ट बोल लें, या राइटर बोल लें, साइंटिस्ट बोल लें, या साइकोलॉजिस्ट बोल लें। वो थे डॉक्टर ई.एम. रोजर्स। ई.एम. रोजर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफ्यूज़न, अडॉप्शन और इनोवेशन को समझाने का प्रयास किया। उनकी बुक्स भी आती है, अडॉप्शन पर काफ़ी अच्छी बुक है, उनको काफ़ी रिकमेंडेड बुक है वो। तो उन्होंने क्या किया है, एक जनरल फार्मर्स को दिमाग में रखते हुए एक जनरल कैटेगरी बनाई है एडॉप्टर की, क्योंकि हर व्यक्ति हर एक इनोवेशन को अपने हिसाब से अडॉप्ट करता है। तो उनकी कुछ जनरल कैटेगरीज हैं, इन जो कि आपको हर बुक में मिल जाएंगी, आप उसको आसानी से हिंदी और इंग्लिश में समझ सकते हैं। मेजर जो कैटेगरीज हैं एडॉप्टर्स की, जो कैटेगरीज हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, आप नोट्स में चेक भी कर सकते हैं। उसमें मैं शायद हिंदी में नहीं लिख पाया हूँ, आप बुक से देख लेना। तो एडॉप्टर की प्रमुख कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली है इनोवेटर्स, फिर अर्ली अडॉप्टर्स, फिर अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लैगार्ड्स। आप ये परसेंटेज देख रहे हैं, इन सब के सामने में परसेंटेज लिखा हुआ है। ये परसेंट क्या है? ये एक जनरल स्टडी उन्होंने की थी, तो उनके जनरल स्टडी के अकॉर्डिंग ये उन्होंने एक एवरेज निकाला है कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर में या ज़्यादातर सोसाइटीज़ में जो किसी भी टेक्नोलॉजी के अडॉप्टर्स होते हैं या नवाचार के अंगीकरणकर्ता होते हैं, वो अधिकतर इन्हीं कैटेगरी में ही आते हैं। तो आप इनके सामने ये परसेंटेज देख रहे हैं। जब भी अडॉप्शन कैटेगरी से संबंधित प्रश्न आता है तो आपको कैटेगरी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको यही कैटेगरी लिखना है और इसमें भी आगे पीछे नहीं करना है, आपको एक सीक्वेंस में ही लिखना है कि इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लैगार्ड्स, और ये इनके परसेंटेज दिए हुए हैं 2.5, 13.5, 34, 34 और 16। तो ये क्या है, उन्होंने एक स्टडी की थी, उन्होंने अलग अलग फॉर्मूले लगाए थे, मीन माइनस प्लस माइनस एच डी। तो वो आप उसमें मत जाइए, आपका तो बेसिक कोर्स है,
तो आप ये जान लीजिए कि ये 5 कैटेगरी होती हैं अडॉप्शन की। सॉरी, हाँ हाँ, 5 4 कैटेगरी होती हैं। तो सॉरी 5 कैटेगरी होती हैं। तो इन 5 कैटेगरी होती हैं, मेजर जो अडॉप्टर कैटेगरीज हैं वो यही हैं। तो इसके सामने में ये लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ये इनके कैरेक्टर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको ये 5 कैटेगरी याद रखना है, इनका परसेंट याद रखना है कि ये कितने परसेंट होते हैं, और इनके कैरेक्टरिस्टिक। तो जो मैंने जो एक एक वर्ड यहाँ पर जो लिखा है, ये जो ब्लू मतलब ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, वो एक्चुअली इनके कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर्स। तो एडॉप्टर कैटेगरी को 5 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है एडॉप्टर्स को। पहला कैटेगरी क्या है, इनोवेटर्स। इनके थोड़े थोड़े से कैरेक्टर आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और उसको याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इनोवेटर्स किसको कहते हैं, जो इन्वेंट करते हैं, जो नई नई चीज़ों को प्रयोग करते हैं या नई चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो जो नई चीज़ों को उत्पादन कर रहा है या नई इनोवेशंस को यूज़ कर रहा है अधिकतर, तो आप सोचो आपके गांव में, हर गांव की एक सामाजिक संरचना रहती है। उस गांव में प्रत्येक गांव में 1-2 लोग ऐसे मिलते हैं जो नई टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ करते हैं और उनको एकदम फ्री माइंडेड रहते हैं और उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं रहती है। उनका सामाजिक स्तर भी दूसरे से काफ़ी अच्छा रहता है। उनके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि उनके जो सूचनाओं के माध्यम हैं वो हाई लेवल के होते हैं। तो सिंपली क्या, वो लोग किस में आते हैं, इनोवेटर्स में। यानी कि जो व्यक्ति या जो व्यक्तियों का समूह सबसे ज़्यादा इनोवेशन को यूज़ कर रहा है, पहले हर टेक्नोलॉजी को पहले यूज़ कर रहा है, एकदम रेडी है कि नहीं कोई भी टेक्निक आएगा तो हम यूज़ करेंगे। तो आप खुद दिमाग लगा लो कि उनके कैरेक्टर क्या क्या होंगे। कोई भी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है तो पहला तो उसके पास रिसोर्स अच्छे होंगे, उसके इंफॉर्मेशन सोर्सेज अच्छे होंगे, उसका स्टेटस अच्छा होगा, एजुकेटेड भी होंगे। तो ये ऐसे ही कैरेक्टर हैं, वो आपको थोड़ा बहुत याद कर लेना, जिस हिसाब से आप लिख देना। तो इनोवेटर्स यानी क्या होते हैं, इनोवेटर्स की जो संख्या है एक सोसाइटी में, जो E.M. रोजर्स ने एक्सपेरिमेंट किया था उनके अकॉर्डिंग जो एवरेज नंबर ऑफ इनोवेटर्स होते हैं वो समाज में सिर्फ 2.5% होते हैं। यानी कि 2.5% लोग हैं जो इनोवेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इनोवेटर्स के बाद कौन आता है, अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स क्या होता है, अर्ली अडॉप्टर्स वे लोग होते हैं जो नई चीज़ों का उपयोग तो करते हैं तुरंत, लेकिन इनोवेटर्स के उपयोग करने के बाद, जब तक इनोवेटर्स उन इनोवेशंस का यूज़ नहीं करते हैं या अडॉप्ट नहीं करते हैं, तब तक अर्ली अडॉप्टर उनको उपयोग नहीं करते हैं। तो इनकी संख्या होती है 13.5%। एक एवरेज स्टडी है, आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हो गए इनोवेटर्स, दूसरे हो गए अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स मीन्स 13.5% इनकी पॉपुलेशन होती है, औसत या एवरेज। अर्ली अडॉप्टर्स के बाद आता है अर्ली मेजॉरिटी या अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी क्या होता है, ये इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स के बाद में कोई टेक्निक को यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और अपनाते हैं। इनका जो स्टेटस है उन दोनों से कम होता है, चाहे इनकी सूचना के माध्यम समझ लो, चाहे इनका सामाजिक आर्थिक स्तर समझ लो। तो ये कैरेक्टर हैं, आप पढ़ेंगे बुक में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और इनकी संख्या कितनी होती है अर्ली मेजॉरिटी की, 34 यानी कि 34%। ये पूरे समूह में 34% पाए जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, पहला इनोवेटर्स, दूसरा अर्ली अडॉप्टर्स, तीसरा अर्ली मेजॉरिटी। यानी कि इनोवेटर्स पढ़ लिए हमने, इनोवेटर्स होते हैं 2.5% या 2.5%। अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं 13.5%, अर्ली मेजॉरिटी 34 यानी कि 34%। लेट मेजॉरिटी यानी कि डाउटफुल लोग रहते हैं। ये क्या करते हैं, जो जब सारे यूज़ कर लेते हैं नई टेक्निक को, इनोवेटर्स होते हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं, अर्ली मेजॉरिटी होती है वो भी जब इसको यूज़ कर लेती है, उसके बाद में ही ये लोग नई टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ये डाउटफुल लोग रहते हैं। यानी इनका जो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे बुक्स में, तो उसमें और भी कई कैरेक्टर बताएंगे। डाउटफुल होते हैं, इनके संसाधन की कमी रहती है,
इनके जो सूचनाओं के माध्यम है वो कम रहते हैं, यानी जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड रहते हैं, ये ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। तो उसमें काफ़ी कैरेक्टर मिल जाएंगे, आप लोग 2-2 3-3 कैरेक्टर मेजर हैं वो याद कर लेना सबके। लास्ट कैटेगरी पहली होगी इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, 2.5% इनोवेटर्स, 13.5% अर्ली अडॉप्टर्स, 34% अर्ली मेजोरिटी, 34% लेट मेजोरिटी। लास्ट है लैगार्ड्स। लैगार्ड्स यानी कि ऐसे लोग जो नई टेक्नोलॉजी को यूज करते ही नहीं हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके गांव में, उनकी सोसाइटी में, उनके एरिया में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है या उनके लिए फ़ायदे हैं कि नहीं है। वो पुराने वैचारिक या पुरानी विचारधारा के लोग होते हैं और जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है उसी को फॉलो करते हैं। तो इनको शॉर्ट टर्म या इनको हम ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं जो लैगार्ड्स हैं। यानी कि लैगार्ड्स में कैटेगरी जो अडॉप्टर के, यानी कि जो लैगार्ड श्रेणी के जितने भी अडॉप्टर्स आते हैं वो एक ट्रेडिशनल रहते हैं, यानी कि वो परंपरागत रहते हैं, जो 10 साल से चला आ रहा है उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये हो गई एडॉप्टर्स की डिफरेंट कैटेगरीज। ये आपको पढ़ना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, नहीं भी आता है तो आपको ये पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वाइवा में पूछ लिया जाए या क्वेश्चन आ जाए। ये एक फिगर मैंने आपको नोट्स में दिया है, लिखा है, बनाया है। ये फिगर क्या है, जो एडॉप्टर कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं उनको जब हम एक फिगर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है। इसको हम बेल शेप कर्व बोलते हैं, यानी कि जब कर्व अलग अलग एडॉप्टर कैटेगरीज को जब हम कर्व यानी जब चित्र के माध्यम से समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं तो कुछ इस प्रकार से वो उसकी संरचना बनती है। इसको बेल शेप कर्व कहा जाता है। ये फिगर या ये जो डाटा है, या ये डाटा कुछ नहीं है, जो आपको एडॉप्टेड कैटेगरीज मैंने बताई हैं उसी को इसमें लिखा गया है। जैसे पहले हैं इनोवेटर्स, इनोवेटर्स यानी 2.5%, फिर है अर्ली अडॉप्टर्स 13.5%, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी दोनों 34% हैं, और लास्ट में लैगार्ड्स यानी कि 16% 16% इनकी संख्या होती है। तो जब एडॉप्टर कैटेगरीज को या डिफरेंट एडॉप्शन की कैटेगरीज को हम एक फिगर के रूप में दर्शाते हैं तो एक इस प्रकार का एस शेप या बेल शेप कर्व बनता है, यानी घंटी के आकार का एक कर्व बनता है। इसको बेल शेप कर्व कहते हैं। तो जब भी एडॉप्टर कैटेगरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पेपर में या एग्जाम में तो आपको एडॉप्टर कैटेगरीज लिखना है इस प्रकार से, उनके परसेंटेज लिखना है, और ये फिगर यदि आप बना देंगे तो आपके मार्क्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब हमने इनोवेशन पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा, एडॉप्शन पढ़ा, एडॉप्टर कैटेगरीज पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी इनोवेशन के एडॉप्शन को और उसके डिफ्यूजन को प्रभावित करते हैं। ये आपको बुक्स में ईजिली अवेलेबल है, नहीं मिलेगा तो बताइएगा। मैंने आपको नोट्स तो दे ही दिया है, और भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बुक्स का फ़ोटो खींच के आपको भेजूँगा। अब आते हैं हम, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो कि किसी भी इनोवेशन को प्रभावित करते हैं। इनोवेशन को प्रभावित नहीं करते हैं, इनोवेशन के डिवीजन को और इनोवेशन के एडॉप्शन को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको नोट्स में बनाया है, दिया भी है, मतलब व्हाट्सएप किया है आपको मटेरियल। ये इसमें अलग अलग कैटेगरीज बांटी हुई हैं मैंने। इसमें मुख्यतः जो फैक्टर्स रहते हैं या मुख्यतः जो घटक हैं, ऐसे घटक जो किसी भी नवाचार के अंगीकरण को, उस नवाचार के अभिसरण को प्रभावित करते हैं, वो घटक हम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो ये यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे, फिगर बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं एग्ज़ाम में, मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार से आप बनाइएगा तो आपको क्या इसमें याद करने में, लिखने में और आपको ये
पता पड़ जाएगा आपको उसमें लिखना क्या है। तो पहला फैक्टर है दोस्तों सोशल फैक्टर, दूसरा कल्चरल फैक्टर, तीसरा पर्सनल फैक्टर्स और चौथा लास्ट फैक्टर सिचुएशनल फैक्टर्स। तो ये अलग अलग फैक्टर्स की कैटेगरी हैं। आप कैटेगरी वाइज नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, मगर आपको मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट अडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ एन इनोवेशन, या फिर किसी नवाचार के अंगीकरण और उसके अभिसरण को प्रभावित करने वाले कारकों का बताइए या समझाइए। तब फिर आपको ये कैटेगरी की बहुत आवश्यकता है। आप इस प्रकार से कैटेगरी बनाएंगे, समझे, सोशल, कल्चरल, इंडिविजुअल और सिचुएशनल। फिर उसमें अलग अलग, ये मैंने आपको इधर लिखा हुआ है अलग अलग, तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ और आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जितने भी फैक्टर्स हैं जो किसी इनोवेशन के एडॉप्शन और डिफ्यूजन को इम्पैक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, वो 4 कैटेगरी हैं उनकी, उन फैक्टर्स की। पहला सोशल फैक्टर्स, दूसरा कल्चरल फैक्टर्स, तीसरा पर्सनल फैक्टर्स और लास्ट है सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स को हम कंडीशनल फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे हम, सामाजिक कारक यानी कि जो प्रमुख घटक हैं जो किसी नवाचार के अंगीकरण और उसके अभिसरण को प्रभावित करते हैं, वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सामाजिक घटक, दूसरा है सांस्कृतिक घटक, तीसरा है व्यक्तिगत घटक और चौथा है पारिस्थितिक घटक या फैक्टर। तो सामाजिक फैक्टर्स में क्या क्या फैक्टर आ गए जो किसी इनोवेशन को प्रभावित कर सकते हैं। पहला है लोकलिटी ग्रुप, दूसरा है फैमिली, तीसरा सोशल कलीग्स, चौथा रेफरेंस ग्रुप, पांचवा फॉर्मल ग्रुप, छठवा स्टेटस फैक्टर्स। आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप पूरा याद करो, आप सारे फैक्टर्स को एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कैटेगरी नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो ऐसे सामाजिक कारण जो किसी नवाचार के अंगीकरण और अभिसरण को प्रभावित करते हैं, उनमें कौन कौन से हैं। लोकलिटी ग्रुप यानी कि जो हमारे लोग जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं, दूसरा है फैमिली, सोशल कलीग्स यानी सामाजिक पहचान वाले सामाजिक रिश्तेदार, रेफरेंस ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप और स्टेटस फैक्टर्स। अब लोकलिटी ग्रुप में क्या हो गया, मान लो आप एक गांव में रह रहे हैं और आपको किसी इनोवेशन के बारे में बताया गया है, लेकिन आपके अलावा आपके गांव वाले आपको मना कर रहे हैं कि आप उसको मत यूज़ करिए, आपके फ़ायदे में नहीं रहेगा। ये भी एक फैक्टर हो गया। तो लोकलिटी ग्रुप्स, तो कई इनोवेशन इस प्रकार से भी अडॉप्ट नहीं की जाती हैं क्योंकि लोकलिटी ग्रुप्स उनको अडॉप्ट नहीं करता है। दूसरा है फैमिली। आपने अपनी फैमिली में पूछा कि हम वो एक टेक्नोलॉजी निकली है या एक नया मेथड आया है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपकी फैमिली के लोगों ने उसमें असमर्थता जाहिर कर दी कि नहीं, वो आपकी फैमिली में अधिकतर लोगों ने ये माना कि वो आपके लिए यूज़ नहीं है, तब भी आप उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। या हो सकता है आप ज़्यादा करना चाह रहे हो तो फैमिली बोलते नहीं, आप इसको कम लेवल पर उपयोग करिए। तीसरा है सोशल कलीग्स यानी कि सामाजिक जो हमारे संबंधी हैं या जो एक समाज में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के हमारे संबंध रहते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कई बार कि हाँ क्या हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या इस मेथड को हम यूज़ करें। तो वो लोग भी कई बार मना कर देते हैं या उसको डिक्लाइन कर देते हैं या फिर एक बोल देते हैं कि आप ज़्यादा नहीं कम में यूज़ करिए। तो वो भी उसकी एडॉप्शन को इफेक्ट कर गया, वो भी डिफ्यूजन को इफेक्ट कर गया। तीसरा है मतलब चौथा है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको हम ज़्यादातर, उन लोगों के पास हम ज़्यादातर राय लेने के लिए जाते हैं। गांव में 2-4 लोग होते हैं जिनसे सब लोग राय लेते हैं, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप यानी कि कोई फॉर्मली यानी कि जो व्यवस्थित प्रकार से कई ग्रुप रहते हैं। फॉर्मल ग्रुप यानी फर्स्ट ईयर ग्रुप, सेकंड ईयर ग्रुप, उनकी कोई आइडेंटिटी रहती है, एक
पर्टिकुलर वैल्यूज, बिलीफ, ऑब्जेक्टिव ये सब रहते हैं। तो फॉर्मली रूप से जो ग्रुप बनाया उसको फॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। तो कई प्रकार की इनोवेशन को वो भी मना कर देते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी ने बोल दिया कि आपको एप्पल का मोबाइल यूज ही नहीं करना है, हम आपको एचपी का मोबाइल देंगे या एलजी का मोबाइल देंगे। तो एप्पल के मोबाइल का अडॉप्शन रेट कम हो गया। तो इस प्रकार से फॉर्मल ग्रुप्स भी हैं जो बोलते हैं कि आपको ये इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करना है, इसको वो लोग डिफ्यूज नहीं करते हैं। लास्ट है स्टेटस फैक्टर, यानी कि जो हमारी सामाजिक स्तर है। तो कई बार लोग उसमें भी उसके चक्कर में भी कई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं कि हम तो पैसे वाले हैं, हम छोटी मशीन क्यों खरीदें, हम तो बड़ा खरीदेंगे, हार्वेस्टर खरीदेंगे, हम क्यों थ्रेशर लें छोटा सा, हमारे तो ज़मीन ज़्यादा है। और सही भी है। कई बार सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम ये हमारे स्टेटस के लायक नहीं है टेक्नोलॉजी। तो ये सारे सामाजिक फैक्टर्स हो गए या सोशल फैक्टर हो गए जो अफेक्ट करते हैं। फिर है कल्चरल फैक्टर्स। तो कल्चर फैक्टर में दो चीज़ आती हैं, कल्चर और वैल्यू, एटीट्यूड और वैल्यू, सॉरी। कल्चर में फैक्टर में दो फैक्टर होते हैं, कल्चर, वैल्यू और एटीट्यूड। मतलब वैल्यू भी लिख सकते हैं और कल्चर भी लिख सकते हैं आप। तो दो फैक्टर हो गए कल्चर में। सांस्कृतिक रूप से जो घटक हैं जो किसी नवाचार के अंगीकरण और अभिसरण को प्रभावित करते हैं, वो हो गए दो प्रकार के, एक तो संस्कृति, दूसरा तुम्हारा वैल्यू यानी मूल्य। भाई हमारी संस्कृति हमें इजाज़त नहीं देती है कि हम शुगर पालन करें, हमारी संस्कृति हमको इजाज़त नहीं देती है कि हम अपने एरिया में या हम खुद गाय को काटने के लिए बूचड़ खाना लगाएं। तो ये सांस्कृतिक वैल्यूज़ हैं। दूसरा हो गया एटीट्यूड। कुछ लोगों का हमारा एटीट्यूड ही है कि हम नई चीज़ों को यूज नहीं करेंगे, तो वो भी है, हमारे मूल्य हैं। तो ये सारी चीज़ें भी किसी भी नए नवाचार के अंगीकरण और अभिसरण को प्रभावित करते हैं। पर्सनल फैक्टर में तीन चीज़ आ रही हैं, एज, एजुकेशन और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एज मतलब किसी व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है तो सामान्यतः, पूरी तरह नहीं, सामान्यतः ये देखा गया है कि जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति रहते हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं। और एजुकेशन, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के स्किल आपके पास होगी, उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा समझेंगे। तो एक एजुकेटेड आदमी ज़्यादा नई नई तकनीकों का उपयोग करता है, सामान्यतः, पूरी तरह नहीं। कुछ ऐसे भी अनएजुकेटेड भी हैं जो कई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इवन कई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर भी किए हैं या उसको इनोवेट किए हैं। तो सामान्यतः ज़्यादातर एज के व्यक्ति नई टेक्नोलॉजी को कम यूज़ करते हैं। सामान्यतः ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि वही उनका एटीट्यूड कैसा है, वही समझते हैं कि नहीं समझते हैं। लास्ट है सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स यानी कि परिस्थिति आधारित घटक। परिस्थिति यानी तुम्हारी फार्म की इनकम क्या है, क्या आप खेती से इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप नई इनोवेशन को यूज़ कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं या उससे लाभ ले सकते हैं। दूसरा है फार्म साइज, क्या आपके फार्म का साइज है उस टेक्नोलॉजी के लिए, आपका साइज ही नहीं है और आपने हार्वेस्टर ले लिया, 2 एकड़ ज़मीन है आपकी, तो आपको तो घाटा हो गया। तीसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में हम कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो सोर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम उसको अपनाएं या ना अपनाएं। और लास्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सामान्यतः ये देखा गया है जिन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है या अच्छा होता है, वो लोग नई नई तकनीकों को ज़्यादा उपयोग करते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा गैदर करते हैं, या नवाचार से संबंधित सूचनाएं, नवाचार, उसमें वो लोग भाग लेते हैं अडॉप्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके फैक्टर्स हो गए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस और इनोवेशंस, यानी कि नवाचार के अंगीकरण और अभिसरण को प्रभावित करने वाले कारक। 4 प्रमुख श्रेणी हैं, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, व्यक्तिगत कारक और पारिस्थितिक कारक। सामाजिक कारक में लोकल ग्रुप आ गया, फैमिली आ गया, सामाजिक संबंधी या सोशल कलिक्स आ गए, रेफरेंस ग्रुप आ गया, फॉर्मल ग्रुप आ गया, स्टेटस फैक्टर आ गया। सांस्कृतिक घटक में क्या क्या आ गया, आपकी संस्कृति आ गई, आपके मूल्य आ गए। व्यक्तिगत घटक में क्या क्या आ गया, उम्र, एज,
शिक्षा का स्तर यानी एजुकेशन, और तीसरा साइकोलॉजिकल यानी आपकी मानसिक स्थिति। चौथा है परिस्थिति आधार या पारिस्थितिकी घटक या परिस्थिति पे आधारित घटक। आपके फार्म की इनकम है या नहीं है, पहला यानी कि खेत की आय या खेत से होने वाली आय। दूसरा फार्म साइज, आपकी फार्म का साइज क्या है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का स्रोत, आप जो सूचना ले रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी के बारे में वो क्या है। और आखिरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी आपके जीवन यापन का स्तर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी इनोवेशन के अडॉप्शन और डिफीजन को अफेक्ट करती हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है आज आप सबके लिए कि मैं आपको एडॉप्शन, डिफीजन और इनोवेशन अच्छे से पढ़ा सकूं। यदि आपको पसंद आए तो भी बताइए, और आपको नहीं पसंद आए तो ज़रूर बताइए कि हमें इसमें ये अच्छा नहीं लगा है। क्योंकि यदि आप बोलोगे तो मैं और भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा अलग अलग टॉपिक्स पे। नेक्स्ट मैं आईसीटी पे बनाऊंगा, आपको पीडीएफ भी दूंगा और मैं आपको उसको समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो बस एडॉप्शन, डिफीजन, इनोवेशन में आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही जानना है। आप शॉर्ट में लिखें या थोड़ा डिटेल में लिखें तो भी चलेगा। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए, हाथ बार बार धोते रहिए, नहीं तो फिर आपको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा। समझ गए? तो आप स्वस्थ रहिए, अपने घर वालों को स्वस्थ रखिए और अपने अपने टीचर से कांटेक्ट में रहिए। बाय।